अब्दुल्ला रेजिडेंसी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मौके पर पहुंचे प्रशासन के बुलडोजर ने अब्दुल्ला रेजिडेंसी की बाउंड्री वॉल को तोड़ा। आरोप है कि इस बाउंड्री वॉल के जरिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। अवैध कब्जे के मामले में एक केस भी दर्ज किया गया है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर आरोप लगा है कि यहां पर हिंदुओं को घर खरीदने के लिए मना किया गया है। हालांकि जांच में कॉलोनी के पार्टनर ने जो खरीदारों की लिस्ट सौंपी है उसमें एक हिंदू नाम है, लेकिन प्रशासन अब इस मामले की विस्तार से पड़ताल कर रहा है। मेरठ के हापुड़ रोड पर बने अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो बुलडोजर एक्शन तक जा पहुंचा। दरअसल अब्दुल्ला रेजिडेंसी के कुछ हिस्सा जो जमीन था वो जो है वो एक्सटेंड करके बनाया गया था। वो इलीगल इंक्रोचमेंट, हालांकि हम कहें तो वो इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया था और उसी को लेकर जो पैमाइश की गई थी, पैमाइशी के बाद जो पूरा हिस्सा निकला था उस हिस्से को जो है वो पहले तोड़ा गया और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो हिस्सा जो टूटा हुआ था उसको यहाँ से हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। ये जो तमाम आगे जो बाउंड्री बनाई गई थी ये लगभग 200 मीटर का हिस्सा आपको नजर आएगा। ये हिस्सा जो है वो अवैध कंस्ट्रक्शन था और इसी कंस्ट्रक्शन को, ये जो बाउंड्री यहाँ पर अवैध बनाई गई थी, इसको यहाँ पर अचानक से जो टीम है वो पहुंची थी और उसके बाद इसे तोड़कर अब इसे हटाया जा रहा है। ये देखिए आप जो बाउंड्री पूरी बनाई गई थी, इस पूरी बाउंड्री को यहाँ पर आपको तोड़ा हुआ नजर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये अब्दुल्ला जो रेजिडेंसी है उसके अंदर का स्ट्रक्चर है और यही जो बाहर की जो पूरी बाउंड्री थी, इस बाउंड्री को अभी तोड़ा गया है। अचानक से जो टीम है वो पहुंची थी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इसको गिराया गया, इसको तोड़ा गया और उसके बाद अब देखिए यहाँ से जो मलबा बचा हुआ था उस मलबे को हटाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का क्या कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। अब्दुल्ला रेजिडेंसी वाले विषय पर ये जानकारी में आया कि जो हम लोगों के पास जानकारी आई थी, जिस तरह के वहाँ पर आरोप लगे थे वो आरोप सही पाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकारी जमीन कब्जा हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई हुई है। जांच का विषय ये भी है कि ये अर्जन मुक्त कैसे हुई है। जब सभी जमीनें आसपास की स्कीम में ली गई हैं तो ये अर्जन मुक्त कैसे हुई है। और इसके साथ साथ जो इन्होंने अपने लेआउट में दिया है वो मस्जिद का भी ये अपने नक्शे में दिखा रहे हैं। ये सभी जांच के विषय हैं, अभी जांच चल रही है और जो जहर घोलने का काम इन लोगों ने किया है उस पर पूरी जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। और आज नोएडा में अवैध निर्माण हटाने गई नोएडा अथॉरिटी की टीम और किसान यूनियन आमने सामने आ गए। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के लोग धरने पर बैठ गए और नौबत टकराव किया गया। मामला नोएडा के सालारपुर का है, जहां पर नोएडा अथॉरिटी बुलडोजर के साथ पहुंची थी, लेकिन यहां पर प्रशासन भूमाफिया के आगे लाचार दिखा। दूसरी तरफ किसानों का आरोप है कि जब बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी तो अथॉरिटी के लोग कहां सोए हुए थे और जब फ्लैट्स बन गए हैं तो अथॉरिटी को अवैध कब्जे की याद आई। ये इसलिए बैठे हैं जैसा आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, किसानों की जमीन है। कोई महर्षि की जमीन बताता है, कोई किसानों की जमीन बताता है, कोई हम कह रहे हैं किसी की भी जमीन सही। जब यहाँ जमीन बन गई और यहाँ एक एक फ्लैट या एक एक जो मकान बने हैं ये किसी गरीब ने, किसान ने, मजदूर ने एक एक रुपए पाई जोड़ जोड़ के मकान दिए हैं। जैसे कि अभी पूर्व में मेरे साथियों ने बताया, क्या कुंभकर्ण नींद से होता है क्या प्रशासन? कुंभकर्ण नींद थोड़ी सोता है, उन्हें सब कुछ पता है। उनके वर्ग सर्किल वाले, उनके जो रहते हैं सब लड़के यहाँ घूमते हैं, सबको पता काम चल रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी जब इस मकान को ले लेगा तब वो तोड़ने आते हैं। तो ऐसा भारतीय किसान यूनियन कतई नहीं होने देगी। हम उन मजदूरों के, किसानों के साथ हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और चौंकाने वाली अगली खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आई, आपको दिखाता हूं। पीलीभीत में साधु के वेश में पकड़े गए संदिग्ध साधु का वेश बनाकर ऐंठ रहे थे पैसे। पूछताछ में मुस्लिम निकले दोनों युवक। हिंदू महासभा ने दोनों को पुलिस के हवाले किया। साधु के वेश में दोनों युवक दुकानदारों से पैसे ऐंठ रहे थे। शक होने पर हिंदू संगठनों ने इन्हें रंगे हाथों धर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। चौंकाने वाली बात यह कि एक बाबा के हाथ में साफ साफ शाहिद नाम गुदा हुआ मिला। गले में उसने रुद्राक्ष की माला और भोलेनाथ की तस्वीर लटका रखी थी, लेकिन जब उसकी झोली की तलाशी ली गई तो दरगाह की फोटो बरामद हुई। शाहिद लिखा हुआ है। शाहिद किसका नाम है? शाहिद किसका नाम है? मेरे लड़के इनके बच्चे का नाम शाहिद है। बच्चे का नाम शाहिद है। जानकारी मिली थी छोटे चौराहे पर ये दो बाबा घूम रहे हैं जिनके बाजू पर शाहिद लिखा हुआ था। जब इनसे पकड़ के पूछताछ की गई तो ना ही किसी मंत्र का उच्चारण बता सके और ना ही कोई विशेष अपनी जानकारी दे सके कि कौन संप्रदाय के हैं या किसी मठ से हैं या कहां से। तब इनको वहां से पुलिस को इन्फॉर्म करके और थाने लाया गया। और अब आपको उत्तर प्रदेश के आगरा से आई एक भक्ति की मिसाल कायम करती तस्वीर दिखाता हूं। आगरा का मुख्य महादेव मंदिर बाढ़ के पानी में डूब चुका है, लेकिन इसके बावजूद पानी के बीच भोलेनाथ की आरती की गई। मुख्य पुजारी जयप्रकाश गोस्वामी ने ये आरती की। देखिए पानी में डूबे हुए कमर से ऊपर
ये पानी है, लेकिन उसमें पूरे विधि विधान से भगवान की आरती की गई। डमरू बजाया जा रहा है, ढोल मंजीरा बजाया जा रहा है और साथ में गाई जा रही है भोलेनाथ की आरती। जम्मू कश्मीर के डोडा में आप विधायक की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। इस वजह से प्रशासन ने डोडा में धारा 163 लागू कर दी है। ये पहली बार है जब किसी जनप्रतिनिधि को जन सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तार किया गया है। जिले में इंटरनेट बंद है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में करजत के पास नेरल में बन रहे विवादास्पद सुकून अंपायर की हलाल टाउनशिप के विरोध में हिंदू जन जागृति समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने भी महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है। इस टाउनशिप के विज्ञापन के मुताबिक हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। गुजरात के कच्छ में इंडियन ऑयल के एक गैस टैंकर में लीकेज होने के बाद अफरा तफरी मच गई। यह हादसा सामाखियाली टोल प्लाजा के पास हुआ, जिसके बाद हाईवे पर भगदौड़ मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने टैंक के रिसाव को बंद किया। धराली आपदा के 35 दिन बाद गंगोत्री धाम में पहली बार यात्रियों के पहुंचने से रौनक लौटी है। 100 से अधिक यात्रियों ने इस मौके पर मां गंगा के दर्शन किए। धराली आपदा और भारी बारिश से भटवाड़ी से लेकर धराली तक गंगोत्री हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे गंगोत्री धाम की यात्रा रुक गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन। दिल्ली की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जासूस नेपाली नागरिक है और भारत में रहकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का उस पर आरोप है। जांच एजेंसी के मुताबिक ISI ने इस शख्स को अमेरिका का वीजा दिलाने का लालच दिया था और इसी के बदले उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ISI के लिए 11 भारतीय सिम उपलब्ध कराए थे। पाकिस्तान का जासूस धरा गया। और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इस नेपाली नागरिक से कई सनसनीखेज बातें पता चली। इसमें पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 11 भारतीय सिम एक्टिवेट की गई थी। जैश के गढ़ बहावलपुर और लाहौर में भी ये सिम एक्टिव थे। नेपाली नागरिक ने सप्लाई किए थे 11 भारतीय सिम। ऑपरेशन सिंदूर में व्हाट्सएप पर एक्टिव किए गए थे ये सिम और भारतीय खुफिया जानकारियां भेजे जाने का इन सिम के जरिए ये सब किया गया, ऐसा शक है। और गिरफ्तार जासूस का ISI हैंडलर नेपाल में बैठा हुआ है, ये भी शक किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्यों में 12 जगहों पर छापेमारी करने के बाद 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पहली गिरफ्तारी रांची से दानिश नाम के शख्स की हुई है, जबकि दूसरी गिरफ्तारी दिल्ली से आफ्ताब की। बताया जा रहा है कि दोनों ही आतंकी संगठन ISI से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने 6 लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनमें से एक पलामू का रहने वाला मोहम्मद रूमन वारसी है। उम्मीद है कि जांच में बड़े मॉड्यूल का खुलासा हो सकता है। में जो है उसके आतंकी को जो है दिल्ली स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने आज जो एक्शन लिया है, उसके बाद जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक रांची में एक लॉज में छिपा हुआ था अशहर दानिश। बोकारो के पेटरवार का निवासी है अशहर और उसके रूम से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और हथियार मिले हैं। दिल्ली से आफ्ताब भी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई का रहने वाला है आफ्ताब और उसके ISIS से कनेक्शन है। पलामू से मोहम्मद रूमानी वारसी हिरासत में लिया गया है। ISIS के साथ आतंकी दानिश से जुड़ा हुआ था वारसी और पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। और बताया यह भी जा रहा है कि इससे एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आ सकता है। हैरान करने वाली ऐसी खबर जिसके जैसे बीमारी असल में एक जो दुनिया में बेहद रेयर होती है। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स ने एक 4 महीने के बच्चे में ह्यूमन टेल यानी पूंछ की कामयाब सर्जरी की है। ये परिवार छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और बच्चे की उम्र सिर्फ 4 महीने की है। एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किस्म की है और सिर्फ कुछ ही केसेस दुनिया में इस तरह के पाए जाते हैं। शायद इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि इंसान के जो पूर्वज थे उनके लक्षण कभी कभी इंसानों में उभर आते हैं। करीबन 4 से 5 घंटा लग के ऑपरेशन किया गया है और ऐसा ऑपरेशन पहले भी 66 बार विश्व में हो चुका है। समय पे किया जाए ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होता है और बच्चे को भी सुधार होने में जल्दी होती है। जी, ये पैदाइशी बीमारी होती है। जब गर्भवती होती है माँ, तो शिशु जब उसके पेट में होता है उसी समय से ये इस प्रकार की गांठें कभी कभी बनती हैं। फॉलिक एसिड की दवा की मात्रा अगर ना दिया जाए अगर समय पे, तो
ये होने की संभावना ज्यादा होती है। पर फिर भी कई बार हर एक बच्चे की अपनी किस्मत है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता। तो कहा जाता है ना कि जानवर जो है वो कई लोगों में होते हैं लेकिन उनके सींग और पूंछ नहीं होते। यहाँ तो पूंछ मिलने का मामला सामने आया है। क्या है ये बीमारी और इंसानों में क्यों होती है, आपको ये जरा विस्तार से बताता हूँ। इंसानों में बेहद दुर्लभ किस्म के ये केसेस होते हैं। जन्म के साथ ही मौजूद होती है ये पूंछ और इसको कहते हैं इंसानी पूंछ, मतलब ह्यूमन टेल। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, ऐसा कहा जाता है। दुनिया में ह्यूमन टेल वाले मामले, अब आप सोचिए इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 66 हैं, 66, और उनमें एक भारत में पाया गया। छत्तीसगढ़ के बच्चे में भी ये पूंछ मिली है। जन्म के बाद से ये पूंछ लगातार बढ़ रही थी और अब इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर तक पहुंच गई थी। पूंछ का ऑपरेशन किया गया। पूंछ असल में नसों से चिपकी हुई होती है। इसमें भी नर्व की, वेन की, आर्टरीज की सप्लाई होती है जो कि बाकी शरीर में भी जा रही होती है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसको काट कर अलग कर दिया जाए और जैसे नाखून काट कर अलग किए जाते हैं वैसा ये आसान नहीं होता। इसमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है डॉक्टर्स को, इसलिए इसकी जटिलता बढ़ जाती है। जटिल ऑपरेशन होता है, इसलिए इसमें 4 से 5 घंटे लगे। और आगे आपको दिखाऊंगा लुधियाना से आई लूट कांड की चौंकाने वाली तस्वीर। उससे पहले देखिए 2008 के मालेगांव बम धमाके के मामले में क्या है नया अपडेट। 2008 के मालेगांव बम धमाके के विशेष अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मालेगांव बम धमाके के पीड़ितों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों के बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। बिजनौर में जानलेवा हमले के केस में नगीना से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। विधायक मनोज की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है और उन्हें बिजनौर जेल भेज दिया गया है। सपा विधायक पर 2020 में केस दर्ज हुआ था। दिल्ली के मॉरिस नगर इलाके में चलती कैब में छात्रा के सामने अश्लील हरकत के मामले में पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने कैब को भी जब्त कर लिया है। आरोपी कैब ड्राइवर का नाम लोम शंकर है। राजस्थान के शहर बीकानेर में गैंगस्टर ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। तड़के बदमाशों ने सुखदेव चायल के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इस फायरिंग का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि गैंगस्टर रोहित गोदरा नाम से 5 करोड़ की फिरौती की धमकी मिली थी। कोर्ट के नोटिस का जवाब न देने पर कुओं पर समुदाय विशेष का कब्जा हो गया। फर्जी तरीके से ट्रस्टी बने समुदाय विशेष के लोग। कई मंदिरों को जमींदोज कर बनाई गई बिल्डिंग्स, कागजों में हेराफेरी की गई, दबंगई भी की गई, ऐसा भी आरोप है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर पूर्वांचल के सबसे बड़े मुस्लिम बाजार दाल मंडी पर अब बुलडोजर चलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक दाल मंडी इलाके में पुराने समय में बने आधा दर्जन मंदिरों और पौराणिक कुओं पर समुदाय विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया था। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने कागजी हेराफेरी की और दबंगई से मंदिर के ट्रस्ट तक में अपनी जगह बना ली। और इतना ही नहीं, कई मुस्लिम लोग तो मंदिरों के सेवायत तक बन गए। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। चौड़ीकरण के पहले दालमंडी की इन तंग गलियों की हकीकत सामने आने लगी है। एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। ताजा मामला जुड़ा है दालमंडी में हिंदू देवी देवताओं से जुड़े जो मंदिर हैं वहां पर कब्जे को लेकर। आरोप ये लग रहे हैं कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने जो प्राचीन मंदिर थे, जिनकी संख्या आधे दर्जन बताई जा रही है, वहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, उनकी जमीनों को अपने नाम दर्ज करा लिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन मंदिरों के सेवक भी बन बैठे हैं। और अब इस खुलासे के बाद कहीं न कहीं पूरे दाल मंडी में चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर कैसे एक हिंदू देवी देवता के जो मंदिर हैं वहां के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम कैसे हो सकता है, जबकि नियम ये कहता है कि किसी भी मंदिर या फिर ट्रस्ट में कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता है, उसके नाम पर दर्ज नहीं हो सकता है। फिलहाल अब नगर निगम इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। चूंकि दालमंडी में चौड़ीकरण की जो शुरुआत है वो होने वाली है, उसके पहले कागजी जांच की जा रही है। जो मुआवजा कैसे बांटा जाना है उसे लेकर जब जांच हुई तो ये पूरा मामला सामने आया है। और अब इस पूरे खुलासे के बाद कहीं न कहीं हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि दालमंडी में इस वक्त चौड़ीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बेरियाबाग से लेकर जो चौक इलाका है वहां पर लगभग 600 मीटर की ये जो गली है इसको चौड़ा किया जाना है। और आप ये देखिए कि इस गली के दोनों तरफ जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, वो यहाँ पर स्थित है। और इनकी जो संख्या है लगभग 184 बताई जा रही है कि जो चौड़ीकरण की जद में आने वाले हैं। लेकिन जब जांच शुरू की गई तो इन जो तंग गलियां हैं उनकी जो हकीकत है वो सामने आ गई और पता ये चला कि यहाँ पर किस तरीके से न सिर्फ व्यापार होता था बल्कि जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े जो मंदिर है वहां पर भी कब्जे की बात अब सामने आने लगी।
सर सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरा मामला है क्या, कितने मंदिरों पर कब्जा किया गया है, किस तरीके से जो हिंदू जो प्रॉपर्टीज है या धार्मिक प्रॉपर्टीज है उस पर ट्रस्टी के तौर पे नाम दर्ज हो गया है, क्या सेवैत कोई मुसलमान बन सकता है हिंदू धर्म? लेकिन नहीं बन सकता है। देखिए ये पूरा प्रकरण बहुत ही गंभीर है और CK 7/57 घुंघरानी गली, CK 42/100, CK 42/101 ये सभी बहुत हमने पूरा नगर निगम के अभिलेखों का मुआयना किया 1920 से लेके अब तक, तब से लेके अब तक उस पे टाइटल जो है ट्रस्ट श्री गणेश जी ठाकुर जी का नाम उस पे दर्ज चला आ रहा है। हारे तो वोट चोरी का कार्ड खेला, रायबरेली में ही राहुल का विरोध। अगली खबर कि कुछ देर के लिए तो कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और इसी दौरान जब टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने राहुल गांधी से सवाल पूछा तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोटों की चोरी हुई है। Any word on vice president poll, sir? Any word on vice? वोट चोर गद्दी छोड़। Sir, you think that this is also a vote chori, sir? Yeah, 100%. Rahul sir, Rahul sir. Sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. वोट चोर गद्दी छोड़। एक तरफ राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए। खड़गे के मुताबिक विपक्ष के पास जितने वोट थे वो सभी उनको मिले, यानी उन्हें इंडी गठबंधन के वोट और अपनी हार का अंदाजा पहले से था। ऐसे में राहुल गांधी किस आधार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं ये समझ में आता नहीं। ये तो देखो हमारे को मेजोरिटी नहीं थी, जितनी थे हमारे को मिले। और राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का पोस्टर वायरल हो गया है। राहुल गांधी के दौरे से पहले लगाए गए इस पोस्टर बैनर में इन विपक्षी नेताओं को कलयुग के भगवान का दर्जा देकर दिखाया गया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। इस पोस्टर बैनर में लिखा है कि इंडिया की अंतिम आस कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। पोस्टर बैनर में तेजस्वी यादव को ब्रह्मा, राहुल गांधी को विष्णु और अखिलेश यादव को महेश दिखाया गया है और ये बैनर सपा नेता राहुल निर्मल बागी ने लगवाए। अब ये पोस्टर बहस का मुद्दा बन गया है। बड़ी हंसी आती है कि चारा चोर का बेटा शिव बन रहा है और जो लोग धर्म सनातन को मानते नहीं थे, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते थे, आज अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हंसी आती है। लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। देश के प्रधानमंत्री को बीजेपी के लोगों ने भगवान विष्णु का अवतार बता दिया और जब खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो फिर अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। और बीजेपी को ये पैटर्न बदलना पड़ेगा। अगर बीजेपी इस तरह से राजनीति करेगी तो मंदिर मोदी जी की तरह और भी नेताओं के बन जाएंगे। और भोपाल से खबर, गरबा आयोजनों की तैयारी करवा रहे पंडालों की अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद निगरानी कर रहे हैं। हिंदू संगठन इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं इस आयोजन में कोई गैर हिंदू तो शामिल नहीं हो रहा है। आज भोपाल में ऐसे ही एक गरबा पंडाल पर विश्व हिंदू परिषद ने धावा बोल दिया और वहां पर आयोजकों से काम करने वालों की सूची मांगकर जारी की। हिंदू संगठनों के मुताबिक जो भगवान को नहीं मानते वो हिंदुओं के त्योहारों में शामिल नहीं हो सकते। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जगह जगह पंडालों में जाकर जहां जहां गरबा चल रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिसिंग चल रही है, मॉरल पुलिसिंग चल रही है। हिंदूवादी संगठन यहां पर पहुंचे हुए हैं, ये चेक कर रहे हैं कि आखिर की क्या हिंदुओं के अलावा भी किसी की एंट्री गरबा पंडालों में हो रही है। भाई साहब क्या चेक कर रहे हैं? जी ये लव जिहाद का बड़ा विषय हम आप देख पा रहे हैं और आज गरबा पंडाल विधर्मियों का एक अड्डा बनते जा रहे हैं। गरबा पंडालों से ऐसा आग्रह किया जाता है कि जो हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, जो माता दुर्गा में आस्था नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को गरबा पंडालों में ना तो प्रवेश दिया जाए और ना उनको किसी भी रूप में जोड़ा जाए, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो डीजे के रूप में हो और चाहे वो पार्टिसिपेट करने हो, ऐसे लोगों को ना जोड़ा जाए, ऐसा आग्रह करने में आए हैं। और आगे प्राइम एट 4 में आपको दिखाऊंगा फ्रांस से लेकर नेपाल तक बवाल की एक तस्वीर। लेकिन उससे पहले देखिए नेपाल हिंसा के बहाने कैसे केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है विपक्ष। नेपाल में आई राजनीतिक अस्थिरता को लेकर देश की विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना उद्धव गुट ने सामना में लिखा है कि पहले नेपाल में भगवा था, अब चटक लाल रंग है, जो कि भारत की विदेश नीति की विफलता है। लेख में कहा गया है कि नेपाल की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो भारत की धरती पर दावा कर रहा है।
कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी ने नेपाल में यूथ प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मनीष तिवारी ने लिखा कि बांग्लादेश में शेख हसीना और नेपाल में ओली सरकार के साथ जो हुआ वो संयोग नहीं है। कारण घरेलू हो सकते हैं, लेकिन दक्षिण एशियाई क्षेत्र को अस्थिर करने और सत्ता परिवर्तन लाने की एक सुनियोजित कोशिश की जा रही है। ऐसा कहीं और भी होगा। पीएम मोदी के कल के उत्तराखंड दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कल दोपहर में देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उत्तरकाशी और चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है और दावा किया जा रहा है कि इंडी गठबंधन के 15 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर ट्वीट कर उन सांसदों को शुक्रिया कहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे गंभीर बताते हुए सहयोगी दलों से मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम योगी ने पहले पूजा अर्चना और गौ सेवा की। महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की और लोगों की शिकायतें भी सुनी। भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल अभी जल ही रहा था कि यूरोप का फ्रांस भी धधकने लगा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज हिंसक प्रदर्शन हुए। नेपाल की तरह फ्रांस में भी यूथ वहां की सड़क पर उतरा हुआ है। आज पेरिस की सड़कों पर 1 लाख तस्वीरें हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है नेपाल की, आपको दिखाएं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले किया गया। सब कुछ इसे भी जलाकर तहस नहस कर दिया गया है। ये पूरी बिल्डिंग जो है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है जो निशान है कल के आग के, ये देखिए किस तरह से पूरी बिल्डिंग को जलाया गया है। ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, तमाम यहाँ फाइलें थी, इन सब को डिस्ट्रॉय किया गया है। और अब ये देखिए आप जो लॉयर्स हैं यहाँ के, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो कैसे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनको सेव कर रहे हैं। एक ह्यूमन चेन बनाया हुआ है, एक लंबी चेन है और ये यहाँ से जो अंदर फाइलें पड़ी हैं उनको निकाल के बाहर रख रहे हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं आप लोग? हम फाइल को सेव कर रहे हैं। ये कौन सी फाइलें हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो हिस्टोरिकल फाइल है, सब केस का फाइल है। केस की फाइलें हैं। ये सब भी कल जल गई थी, कुछ इसमें से बचा हुआ है? ये बचा हुआ है फाइल, बचे हुए हैं, बचा हुआ फाइल है। तो क्या जो आग थी वो वहाँ भी थी जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, फाइल्स रखी हुई थी? ये अंदर था, ये डॉक्यूमेंट जो बचा हुआ फाइल है। ये सब एडवोकेट एंड वॉलंटियर निकाल रहे हैं। कुछ जला भी? कुछ जला भी में भी, जल भी गया। में भी। बाकी जो सीट्स वगैरह है अंदर सब एडवोकेट एंड लॉ स्टूडेंट ऑल टोटल वॉलंटियर्स आर कम हियर टू सेव द फाइल्स। ये ह्यूमन चेन बना हुआ है। आई विल शो, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये ह्यूमन चेन बना के इन्होंने। और केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद से आप जानते हैं इस्तीफा कल ही दे दिया था। हेलीकॉप्टर के जरिए अपने सरकारी आवास से भागते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। इस वक्त वो कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारे संवाददाता विनोद मिश्र नेपाल के पीएम आवास भी गए और वहां के हालात दिखाने की कोशिश की। इस वक्त नेपाल की सड़कें जो है, गलियां जो है वो सब सूनी पड़ी हुई हैं। इस वक्त हम नेपाल में प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर हैं। ये गेट नंबर 1 है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का और आप देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। सेना के कुछ लोग जो है ऊपर जो चेकिंग पोस्ट है वहां जरूर तैनात है। पूरे एरिया में आपको दिखाई देगा, हर जगह जो है नेपाली सेना जो है वो सड़कों पे है और सुरक्षा नेपाली सेना ने अपने हाथों में लिया हुआ है। लिहाजा सड़कों पे आपको सन्नाटा दिखाई देगा, पब्लिक नहीं दिखाई देगी। ये पीएम आवास है जहां पर जो है कल मेन सड़क पर जो है प्रोटेस्ट हुआ था। ये गेट नंबर 1 है यहाँ का और यहाँ देखिए अभी गेट बंद है। अभी आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा उठता हुआ यहाँ पीछे के हिस्से में। कल जो प्रदर्शनकारी थे, जो जेन जी के लोग थे, वो इन इलाकों में पहुंचे हुए थे प्रोटेस्ट करते हुए और यहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन अब आज कंडीशन तो जो है बदली हुई है। सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है। तमाम जो सेना के जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात है। जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी जगह पर अब सेना के जवान मौजूद है। उनकी मौजूदगी में अब सुरक्षा उनके हाथों में दी गई है। लिहाजा सिक्योरिटी आपको दिखाई देगा, गलियां सुनी आपको दिखाई देंगी, जो मेन सड़कें हैं वो सुनी दिखाई देंगे। लोगों को परमिशन यहाँ पे अब नहीं है मूवमेंट करने का। नेपाली संसद में अब भी भड़क रही है आग और मलबे में तब्दील हो गई है ये इमारत। कई घंटों बाद अब भी लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है देखिए नेपाली संसद, पूरा परिसर ऐसा आपको दिखाई देगा, पूरा तहस नहस। ये देखिए कई जगहों तो अब भी आप आग को सुलगते हुए देख सकते हैं। ये देखिए धुएं निकल रहे हैं।
एक मिनट आप इधर थोड़ा सा आ जाए, 1 सेकंड के लिए हम जरा अंदर आते हैं। आगे वाला हिस्सा वो जो ये देखिए आगे वाला हिस्सा है, ध्यान से आने की जरूरत है, यहाँ पे बहुत खतरा है। देखिए सत्यदेव देव से कहेंगे एक बार इधर आकर दिखाई। देखिए पूरी बिल्डिंग किस तरह से कोलैप्स हुई है, पूरी की पूरी छत कोलैप्स हो गई है। और देखिए धुआं निकल रहा है, अभी भी धुआं निकल रहा है। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है और ये कहा जा रहा है कि इस हिस्से में अभी भी बहुत अभी भी देखिए आग अगर दिखा पाए, देव अगर आप दिखा पाए तो यहाँ से आग दिखाई दे रही है। हम दिखा पाएंगे अपने दर्शकों को किस तरह से यहाँ से कुछ हिस्सों में अभी भी आग जो है वो देखिए, ये देखिए कैसे आग जो है, देव एक देखिए कैसे जो है आग जो है अभी भी दिख रही है, आग की लपटें अभी भी निकल रही हैं। आप नीचे जूम करके दिखा पाए थोड़ा सा, तो यहाँ पे अभी भी आग जो है जल रही है। आप यहाँ आके दिखा सकते हैं, जहां मैं खड़ा था यहाँ से दिख रहा है आग, और इस हिस्से में आग जो है वो जल रही है। ध्यान से